नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, हमारे साथ अंकिता जी हैं। वो सब आपका सवाल पूछेंगी और मैं जवाब दूँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सब हम सभी को पता ही है कि यूएस एंड ईरान के बीच सीज़ फायर हो गया है और उनके बीच सैंक्शन रिलीफ के एग्रीमेंट्स हुए हैं जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये सर क्या हम सोच सके हैं कि ये कंसिस्टेंट रहेगा या अभी फिर से कुछ फिर डिसएग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स में फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अभी तक जो क्रूड ऑयल है वो लगभग 79 तक गिरा है, 79 तक फ्यूचर्स मार्केट में। स्पॉट मार्केट में कुछ ज़्यादा है। अभी तक खुलने का न्यूज़ आया है, कुछ जो ऑलरेडी सप्लाइज़ थे वो बाहर आ रहे हैं। हुँ। लेकिन जो रिफाइनरीज़ थे वो बैडली डैमेज्ड हैं, उनको रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही सप्लाई शुरू होगा। उसके लिए 45 डेज़ लगेगा। और करेक्ट। इसके दौरान ईरान और यूएस के बीच इस एग्रीमेंट 60 डेज़ के लिए है और उसमें एक न्यूक्लियर डील रीच करना है। अगर वो न्यूक्लियर डील रीच नहीं हुआ तो ट्रंप बोल रहे हैं कि वो फिर से हमला करेंगे। ट्रंप जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलीज़ हुई है, जिसने ट्रंप ने साइन की है, उसमें तो सारे बेनिफिट्स ईरान को मिले हैं और अमेरिका को कुछ नहीं मिला है ये 90 दिन की वॉर के बाद। जो भी तो उन्होंने कंसेशंस क्या गिव अप कर दिया? या गिव अप कर दिया। जो सारा कंसेशंस हैं, वो अमेरिका के तरफ से ईरान के पास है, एक तरफ़ा है। इसीलिए रिपब्लिकन्स जो ट्रंप के बैकर्स हैं, वो खुद नाखुश हैं। तो एक सिग्निफिकेंट रिपब्लिकन हॉक्स जिसे कहते हैं हम, जो हार्ड राइट विंगर्स हैं, वो नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि ये वॉर कंटिन्यू हो या ब्लॉकेड कंटिन्यू हो। तो उन उनके कंटिन्यू रहे। क्या ये सो वो ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं। ट्रंप का ये प्रेशर है कि अभी इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रहा है। केविन वॉश ने तो अपना पहला मीटिंग में बोल दिया है कि अभी रेट कट का कोई संभावना नहीं है और जो बाकी गवर्नर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.25% बढ़े। तो इन्फ्लेशन का प्रेशर से नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहा है में उसमें रिपब्लिकन्स की भारी हार हो सकती है। अगर वो जो ट्रेंड्स हो रहे हैं वो सच निकली तो बोथ हाउस और सेनेट ट्रंप के हाथ से फिसल सकते हैं। जब ये दोनों फिसल जाते हैं तो ट्रंप पर प्रेशर आएगा। उसको अवॉइड करने के लिए ही ट्रंप ने इस डील को जल्दी-जल्दी साइन की है। लेकिन एंड ईरान को सब फेवर्स दे दिए। हाँ, अभी उन्होंने बोला है कि हम सारे सैंक्शंस वापस ले लेंगे। आपकी जो $25 बिलियन हमने ब्लॉक की है, उसको वापस दे देंगे। $300 बिलियन आपको देंगे, ताकि आप री ईरान को रीबिल्ड कर सकते हो। तो ये सब कंप्लीट सरेंडर है ट्रंप का। तो सर इन सब से इंडियन मार्केट पे हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी इंडियन जैसे मैंने हर बार बताया कि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डीप सीटेड हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ़ ईरान के कारण नहीं हो रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा है और प्रेशर रहेगा। जितना ये अमेरिकन और जापानीज़ मार्केट ऊपर गया, उतना हुँ। ऊपर भारत मार्केट नहीं गया। लेकिन कल जो हुआ ना, एक्सेंचर का रिजल्ट बहुत खराब था। इसके कारण सारे आईटी स्टॉक्स आज गिरी। वापस हमारा जो गेन्स थी, सब्सटैंशियली उसमें लगभग 180 पॉइंट की लॉस थी। मुश्किल से 24,000 के ऊपर मार्केट क्लोज़ हुई, लेकिन सारा दिन 24,000 के नीचे ट्रेड हो रही थी। तो मुझे सुनिश्चित है कि अगले हफ्ते 24,000 के नीचे मार्केट चले जाएगी, क्योंकि जो सर आपने हाँ, सॉरी। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी बेच रहे हैं। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेचना स्टॉप करेंगे, तभी हमारा मार्केट रिकवर हो सकता है। इसलिए अभी रिकवरी का कोई गुंजाइश नहीं है। सर जैसा आपने एसेंचर को मेंशन किया, तो उसने बोला है कि आईटी स्पेंडिंग की वार्निंग दी है उसने। हम्म। वीक आईटी स्पेंडिंग की वार्निंग दी है और एआई भी हम देख रहे हैं कि वो जितने टाइम पे अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था, उतने टाइम पे वो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है।
तो इससे आई थिंक जितनी भी आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब के स्टॉक्स में बहुत करेक्शन आया है। तो क्या लोगों को इस समय आईटी स्टॉक्स कंसिडर करना चाहिए? ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत थोड़े-थोड़े क्वांटिटीज़ में। जैसे आप चाय पानी में खर्च करते हो और भूल जाते हो कितना खर्च किया। खर्च किया। तो अगर आप एक स्टॉक ले सकते हैं तो एक स्टॉक लें, 2 स्टॉक ले सकते हैं तो 2 लें। अगर विप्रो ले रहे हैं तो 5 ले सकते हैं, टीसीएस सिर्फ 1 ले सकते हैं, शायद इन्फोसिस और एचसीएल 2 ले सकते हैं। उतना लें जितना, अगर लॉस हो गया, ज़ीरो भी हो गया, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 25 टीसीएस ले लिया, तो लगभग 75,000 डाल दिया और मार्केट अभी 10% गिर गया, तो आपको बहुत तंग करेगी। तो मार्केट और नीचे जा सकती है। जा सकता है। तो आपको छोटे-छोटे क्वांटिटीज़ में कंसीडर करना चाहिए। सर अभी आपने इंडिया का मार्केट और जापान और यूएस इन सब के मार्केट्स कंपेयर करे, तो अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई थी कि बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट लेवल्स 1995 के बाद अब बढ़ाए हैं कंसिडरेबल। तो उसके वजह से ही तब भी उनके मार्केट्स बहुत स्टेबल है एज कम्पेयर टू इंडिया। या तो लगभग इसको हम आपका क्या उम्र हो गया समझें? ना, आप उससे भी नहीं जोड़ सर, अभी है थोड़ा। थोड़ा है, लेकिन ये 31 इयर्स ओल्ड मार्केट है। 31 इयर्स जो इधर बैठे हैं, सब लोग जो हमारा कैमरामैन, एडिटर सब बैठे हैं, ये शॉर्ट पैंट्स में घूम रहे थे। 3 साल 4 साल के बच्चे होंगे, आप भी 3 साल 4 साल के बच्चे होगी, जब पिछली बार जापान में 1% इंटरेस्ट रेट था। हम्म। ये महीने का 1% नहीं, साल का 1% है, ईयर का 1% इंटरेस्ट है। करेक्ट। ये 31 इयर्स के बाद आ रहा है। इतना प्रॉब्लम था जापान में। पिछले 2-3 साल से जापान में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और मार्केट ऊपर उठ रही है। तो ऐसा क्या इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम था सर जो उन्होंने अब इंक्रीज करा है? जापान में ये प्रॉब्लम था कि डिफ्लेशन था। तो अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी अगले साल चीपर होती, प्राइसेस ओके। कंटिन्यूअसली फॉल हो रहे थे। फॉलो। अगर आपको घर लेना है, अगर 1 लाख इस साल आपने 1 लाख में एक घर लिया, तो अगले साल वो घर 95,000 में मिल जाता। हर साल 2-3%, 4% घर का प्राइस कम, गाड़ी का प्राइस कम होता रहा और लेबर का प्राइस, सैलरीज नेवर वेंट अप। तो इसे एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं। तो लोग पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, लोग पैसे को अपने जेब में रखते थे या अपने टकिया के अंदर हाइड करते थे। कोई खरीदता था नहीं, नहीं था, क्योंकि कल का प्राइस आज से चीपर होता, खबर। तो खरीदारी नहीं होती। अगर खरीदारी नहीं होती तो मईशत क्या करेगी, इकोनॉमी क्या होगी, कुछ नहीं था। अब जाके सब कुछ प्रॉब्लम्स कोविड के बाद सॉल्व हुआ है, तो इसीलिए मार्केट बूम कर रही है। 71,000 अपनी लाइफ में पहले बार उसने 71,000 क्रॉस कर ली। और जो हमने 3-4 साल पहले कहा था ये होगा, तो हमने हमारे टीम के माध्यम से ये जापानीज स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट बनाई। जब वॉरेन बफेट ने पहले बार जापान जाके इन्वेस्ट की, उसके बाद तुरंत बाद हम, हमारा जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी हमने सलाह दी थी, हमने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट की। उससे हम सबको भरपूर फ़ायदा मिला, क्योंकि डॉलर का दाम भी बहुत गिरा है। जब हमने डॉलर बनाकर भेजा तो 71 रुपीस टू अ डॉलर था। उधर से 81-82 तक हम इन्वेस्ट कर रहे थे और डॉलर की अप्रिसिएशन में ही हमें के 15% मिला। जो हमने खरीदारी की, सोनी, टोयोटा, मित्सुई, इन सारी कंपनीज, सुमिटोमो, इन सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा था ये मार्केट, और भी अच्छा होगा। तो मतलब लोगों को कंसिडर करना चाहिए अभी जापान मार्केट में जापान इन्वेस्ट। मार्केट में कंसिडर करना चाहिए, जापानी स्टॉक कंसिडर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।